Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBD Arya Model School, Class 9th, Economic Chapter 2, People as a Resources. इस वीडियो में स्टूडेंट हम पढ़ेंगे क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी किस पे डिपेंड करती है किसी भी कंट्री की जनसंख्या कम या ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन वो डेवलप किस बेस पे कहलाती है। और हमने प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट डिस्कस करा था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड मैन एंड वुमेन डिवीज़न ऑफ वर्क सेपरेटली अकॉर्डिंग टू किस तरीके से वो इकोनॉमिक में उनका रोल प्ले होता है और किस तरीके से वो वर्क करते हैं। लेकिन अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट पॉपुलेशन पे कैसे डिपेंड करता है। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट हेल्थ ऑफ अ पर्सन इंडिकेट बाय लाइफ एक्सेप्टेंसी एंड स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। दैट मीन्स क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन किस पे डिपेंड करती है, वहाँ की लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर, यानी पढ़े लिखे जो लोग हैं वो कितनी है वहाँ की रेट। हेल्थ ऑफ अ पर्सन की जो है वहाँ पे जो कहते हैं किसी भी कंट्री में जितनी ज़्यादा हेल्थ अच्छी होगी, जितने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे, सीधी सी बात है वो इंडिकेट करता है कि वहाँ पे लाइफ एक्सेप्टेंसी रेट अच्छा होगा और स्किल भी फॉर्मेशन भी अच्छी एक्वायर कर रखी होगी, क्योंकि पढ़े लिखे लोग जो होते हैं मोस्टली इन्वेंट करते हैं, टेक्नोलॉजी से ज़्यादा रिलेट होते हैं और हेल्थ अच्छी होती है तो कंट्री ग्रो करेगी। तो दैट मीन्स पीपल ऑफ द कंट्री वहाँ की जो लाइफ एक्सेप्टेंसी रेट है वो भी बढ़ जाती है, यानी जीवन की जो एक लाइफ लाइन है वो लॉन्ग हो जाती है। मतलब जैसे कह सकते हैं किसी भी कंट्री में जो किसी की 60 है तो किसी की 70 है, तो वो एक अगर स्वस्थ इंसान होगा, उसका हेल्थ अच्छा होगा तो वो अपना जीवन लंबे समय तक सरवाइव कर पाएगा। द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री। और सीधी सी बात है किसी भी कंट्री की ग्रो होगी ही होगी अगर स्टूडेंट वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा क्वालिटी यानी पॉपुलेशन जो है एजुकेटेड होगी। लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन आर एन असेट। भाई सीधी सी बात है, आप अपने ऊपर एग्जाम्पल लेके देखो, पेरेंट्स आपको पढ़ाते हैं और आप एक अच्छी पोजीशन गेट करते हैं तो दैट मीन्स वहाँ आप एक प्लस पॉइंट में आगे, यानी आप एक असेट्स बन चुके हो जो कि जनरेट कर रहे हो इनकम, पोजीशन, सोसाइटी के लिए भी बेनिफिट है। तो दैट मीन्स ऐसी पॉपुलेशन होती है जो पढ़ी लिखी और हेल्दी होगी तो वो एक कंट्री के लिए असेट्स है, यानी आने वाले टाइम में वो उस सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, कंट्री के लिए एक बेनिफिशियल है, यानी कुछ ना कुछ तो करेगी ना। Education. As Sakal's education in the initial years of his life bore him the fruits in the latter years in terms of a good job and salary. जैसे कि सकाल एजुकेशन को देखा था आपने, कितने सालों तक उस पर उसके पेरेंट्स ने इन्वेस्ट किया था, लेकिन उसके टाइम के बाद जब वो उसकी एजुकेशन कंप्लीट होती है तो उसे गुड जॉब मिलती है सैलरी के साथ। वीसा एजुकेशन वॉज एन इम्पॉर्टेंट इनपुट फॉर द ग्रोथ ऑफ अ सकाल। हमने देखा कि एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है सकाल की लाइफ में, उसकी ग्रो करने में, एंड इट ओपन न्यू हॉरिजन फॉर हिम, और उसके लिए एक नया रास्ता बनाती है। प्रोवाइडेड न्यू एस्पिरेशंस एंड डेवलप वैल्यू ऑफ लाइफ, और एक उसके लिए एक नई लक्ष्य के लिए, नई अभिलाषाओं के लिए रास्ता बनाती है एजुकेशन, एंड डेवलप वैल्यू ऑफ लाइफ, और लाइफ की वैल्यू भी डेवलप हो जाती है। नॉट ओनली फॉर सकाल एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी ऑल्सो। सिर्फ एजुकेशन ने सकाल का ही फ़ायदा नहीं करा जबकि सोसाइटी का भी करा। कैसे? क्योंकि जब आपने देखा था उसकी स्टोरी में उसने सॉफ्टवेयर लॉन्च करा था और फर्म को तो फ़ायदा हुआ ही हुआ। फर्म को फ़ायदा होने की वजह से एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज़ हुआ, और सेलिंग जब वहाँ की फर्म की बढ़ गई थी तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हुआ, और जो फ़ायदा हुआ था उससे आप सीधे कहेंगे कि भाई इनकम जनरेट हुई और कंट्री में इकोनॉमिक ग्रो भी हुआ। क्योंकि सॉफ्टवेयर तो जब भी लॉन्च कर पाया ना जब एजुकेशन थी, अगर एजुकेशन नहीं होती तो वह कैसे करता। इट हैंसेस द, यानी सीधे सीधे सुधार करती है एजुकेशन। किस चीज़ पे सुधार करती है? अगर हम उस पर पढ़ें, नेशनल इनकम, कल्चरल richness and increases the efficiency of governance. दैट मीन्स नेशनल इनकम में सुधार करती है, वो बढ़ता ही बढ़ता है। कल्चरल जो हमारी संस्कृति है उसमें में भी वृद्धि होती है, इंक्रीज़ होती है एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस, यानी जो सरकार है अपना काम कर रही है उसमें भी इफ़िशियंसी बढ़ती है। देयर इज़ अ प्रोविज़न मेड फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एसेस रिटेंशन एंड क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद अ स्पेशल। दैट मीन्स अब ये प्रोविज़न बनाया गया है कि जो एजुकेशन है वो यूनिवर्सल एसेस हो, यानी सबकी पहुंच होनी चाहिए एजुकेशन में, रिटेंशन होना चाहिए, यानी ऐसा
इस बेस पे रखी जाए कि क्वालिटी होनी चाहिए। एलिमेंट्री एजुकेशन दैट मीन्स स्टार्टिंग में ही जो एक बच्चा होता है 6 साल से जब स्कूल जाता है, 6 से 14 ईयर की जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो तो कंपलसरी होनी चाहिए, एंड विद अ स्पेशल। और किस स्पेशल पे होनी चाहिए? एम्फेसिस ऑन द गर्ल्स पे स्पेशल, क्योंकि आपने देखा होगा गांधी जी ने भी कहा था कि गर्ल्स जो होती हैं स्टूडेंट, अगर उनको पढ़ाया जाएगा तो आप ये समझो कि एक फैमिली को आपने एजुकेशन दे दी पूरी। क्यों? अगर एक लड़की पढ़ी लिखी होती है तो वो जिस फैमिली में जाती है फिर वहाँ पे अपने बच्चों को पढ़ाती है, और उस तरह का एटमॉस्फेयर बनता है कि वो नेक्स्ट जनरेशन को भी मतलब हेल्प करती है डेवलप करने में। तो दैट मीन्स गर्ल्स को एम्फेसिस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप इसमें देखेंगे यहाँ पे साफ बताया हुआ है बार ग्राफ में कि जो ये ग्रीन कलर का है, ग्रीन कलर का शो कर रहा है कि वो फीमेल है, और मेल है रेड कलर में, और पर्सन है जो ब्लू कलर में। तो जो ये ईयर्स के अकॉर्डिंग बताया है, तो आप अगर इनको कंपेयर करेंगे ना स्टूडेंट, तो आपको यहाँ पे समझ आएगा कि फीमेल की रेशियो ही आपको यहाँ पे पढ़ाई में कम नज़र आएगी। चाहे आप कोई भी ग्राफ देख सकते हैं, अगर मेल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो फीमेल की जो एजुकेशन है वो कम है। तो ये मेन स्पेशल इसलिए गर्ल्स पे ध्यान देना यहाँ पे बोला गया है कि एजुकेशन पे गर्ल्स के पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। देयर इज़ ऑल्सो एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पेस सेटिंग ऑफ अ स्कूल लाइक अ नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट, और ईच डिस्ट्रिक्ट में हर जिले में एक आपको नवोदय विद्यालय मिलेगा जिसका एक स्टैंडर्ड है। दैट मीन्स इसमें एक ऐसी बच्चों की सेटअप किया है कि भाई उसको एक क्वालिटी वाली एजुकेशन देनी है। ऐसा नहीं कि हाँ जी नंबर ऑफ़ स्कूल हमने इंक्रीज़ कर लिए हैं, बढ़ा लिए हैं और वहाँ पे पुअर क्वालिटी की दे दी है। तो सिर्फ हमें वो नहीं करना कि हाँ उनके हाथों में रिपोर्ट कार्ड दे दो, हमें बच्चों की क्या करनी है, ऐसी एजुकेशन देनी है जो आने वाले टाइम में उनके काम आ सके। जैसे कि अब एग्जांपल में देखें, वोकेशनल स्ट्रीम्स हैव बीन डेवलप्ड टू इक्विप लार्ज नंबर ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स विद ऑक्यूपेशन रिलेटेड टू नॉलेज एंड स्किल्स। ऑक्यूपेशंस मीन्स व्यवसाय, यानी अब 10वीं क्लास से ही आपने देखे होंगे वोकेशनल कोर्स की जो स्ट्रीम्स हैं वो स्टार्ट हो गई हैं, ताकि 10वीं क्लास से ही बच्चे जो हैं वो एक जो कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं, ऑक्यूपेशन करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड अब उनको नॉलेज और स्किल्स मिल सके ताकि आगे जाके वो कुछ प्लान कर सकें उसके बारे में। द प्लान आउटले ऑन एजुकेशन, और जो अब प्लान बनाया जाता है एजुकेशन पे हैज़ इंक्रीज फ्रॉम ₹151 करोड़ इन द फर्स्ट प्लान पे इतना अमाउंट खर्च किया गया था पढ़ाई एजुकेशन पे। लेकिन अगर जब से लेकर अब तक देखें तो 3076 करोड़ अब बढ़ के 11th प्लान में हो गया है। द एक्सपेंडिचर्स ऑन द एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी रोज फ्रॉम 0.64 इन 1951 टू 52। दैट मीन्स जीडीपी जो पूरी कंट्री का जीडीपी है उसका जो एक्सपेंड है, जो खर्चा है एजुकेशन पे, जो पहले था अगर हम 51 की बात करें, 52 की, तो 0.64 था, लेकिन अब बात करें तो 3 पॉइंट है, पहले से ज़्यादा है। लेकिन हम डेवलपमेंट कंट्री की बात करें तो वहाँ पे 15 है, यानी अभी भी हमारी कंट्री में एजुकेशन पे कम खर्च होता है, जबकि एजुकेशन पे खर्चा होना बहुत ज़रूरी है, खासकर बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन है। बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन जो 6 से 14 साल तक के बच्चों की कंपलसरी है, और उनको एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है ताकि वो एटलीस्ट कुछ चीज़ें हैं जो उनको समझ सकें। हैज़ अ रिमेन स्टैगनेंट अराउंड 3% फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स। कुछ सालों से अभी 3% पे ही जो है एजुकेशन पे जो जीडीपी का खर्चा है वो रुका हुआ है, जबकि हमें एजुकेशन पे ज़्यादा खर्च करना चाहिए। द बजटरी एस्टिमेट एज स्टेटेड इन द बजट documents of union state governments, Reserve Bank of India, the expenditure on education as a percentage of GDP has declined to 2.7% in 2017 and 18। जो बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन पे है जीडीपी का अब 2.7% जो है, जो स्टेट गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्सपेंडिचर एजुकेशन पे अब है इस टाइम पे 17-18 में। द लिटरेसी रेट हैव इंक्रीज फ्रॉम 18% इन द 1951 टू 74%। यानी अगर आप लिटरेसी रेट देखेंगे जो अभी इन्होंने खर्चा करा है उसका कुछ फ़ायदा भी देखोगे तो आप कितना हो रहा है, यानी 18% इंक्रीज़ हुई है लिटरेसी रेट। 51 में पहले 51 में 80% थी। द लिटरेसी रेट हैव इंक्रीज फ्रॉम 18% से थी 51 पे, और 74 हो गई 2010-11 पे, यानी लिटरेसी रेट देखो 74% पे आ गया है। लिटरेसी इज़ नॉट ओनली अ राइट, लेकिन लिटरेसी सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई देखने से लग रहा है तो ये सही है। इट इज़ ऑल्सो नीडेड इफ द सिटीजन आर द परफॉर्म दियर ड्यूटीज़ एंड एन्जॉय दियर राइट्स प्रॉपरली, और ये भी होना चाहिए कि उनकी ड्यूटीज़ वो समझें और अपने राइट्स को एन्जॉय करें, ये भी उनको समझ आना चाहिए।
However, a vast difference is noticed across different sections of the population. Literacy among males is nearly 60.6 higher than the females. जैसे कि मैंने अभी बार ग्राफ में बताया था कि फीमेल्स का जो है वो कम है और लिटरेसी रेट मेल्स के अकॉर्डिंग यानी नियरली 60.6 हायर है मेल का, इतना ज़्यादा है. इज़ अबाउट 60.1 हायर इन अर्बन एरिया, यानी अगर शहर में भी कंपेयर करेंगे तो भी 60.1 का ज़्यादा निकलता है रूरल एरिया से. इन 2011 लिटरेसी रेट वेरिड फ्रॉम 94 इन केरला, और केरला का देखें तो 94% है और बिहार का देखें 62% ही है सिर्फ एजुकेशन में. द प्राइमरी स्कूल सिस्टम हैज़ एक्सपेंडेड टू ओवर 8.41 लाख इन 2015-16. अगर आप देखेंगे 2015-16 में इतने लाख स्कूल्स हैं जो कि ओपन किए गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दीज ह्यूज एक्सपेंसेस ऑफ स्कूल हैज़ बीन डाइल्यूटेड बाय द पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग. दैट मीन्स हम नंबरिंग में तो हमने ठीक है इंक्रीज़ कर लिया, लेकिन हमें ये भी तो देखना था ना कि बच्चों की क्वालिटी वो चीज़ समझ आ रही है. अगर 7 साल के 7th क्लास का बच्चा 3rd क्लास के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाता तो वहाँ पे कहीं ना कहीं पुअर क्वालिटी की स्कूलिंग चल रही है. दैट मीन्स हमें सिर्फ ज़्यादा स्कूल के ऊपर ही नंबरिंग पे ध्यान नहीं देना, हमें क्वालिटी पे ध्यान देना है कि किस तरीके से बच्चों की एजुकेशन है जो वो बेस्ट हो सके, बेस्ट क्वालिटी की हो सके. तो उसके अकॉर्डिंग हाई ड्रॉप्ड रेट्स, ड्रॉप आउट रेट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ा बच्चों के स्कूल से, जैसे स्कूल छोड़ देना. फिर सर्व शिक्षा अभियान स्टार्ट हुआ. इज़ अ सिग्निफिकेंट स्टेप टूवर्ड प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स. सर्व शिक्षा अभियान जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाया था और 2010 में 16-14 ईयर्स के बच्चों के लिए. इसका मतलब क्या था? इट इज़ अ टाइम बाउंडेड इनिशिएटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द पार्टनरशिप विद द स्टेट्स. स्टेट के साथ मिलकर और लोकल गवर्नमेंट और कम्युनिटी के साथ मिलकर ये स्टार्ट करा था सेंट्रल गवर्नमेंट ने. इसके आपने लोगो भी देखे होंगे स्कूलों में लगे हुए सर्व शिक्षा अभियान के. फॉर अचीविंग द गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एनी एलिमेंट्री एजुकेशन. ये एलिमेंट्री एजुकेशन 6 से 14 साल तक के बच्चों को कंपलसरी कराने के लिए स्टार्ट किया गया था. अलॉन्ग विद इट ब्रिज कोर्सेज, और जो ब्रिज कोर्सेज का मतलब है जिसकी पढ़ाई जिसकी छूट गई हो या और अगर वो दोबारा ज्वाइनिंग करना चाहता है, उसकी एज डिफरेंसेस आ गई हो तो उसको मतलब उसको पढ़ाई कराई जा सके. एंड बैक टू स्कूल कैंपस हैव बीन इनिशिएटिव टू इंक्रीज द एनरोलमेंट इन एलिमेंट्री एजुकेशन. और एलिमेंट्री एजुकेशन के अकॉर्डिंग किसी न किसी तरीके से बच्चों को स्कूल के अंदर लेके आना एंड द एनरोलमेंट इन द एलिमेंट्री एजुकेशन, उनको एलिमेंट्री एजुकेशन में एनरोलमेंट कराना. मिड डे मील स्कीम भी स्टार्ट की गई. मिड डे मील स्कीम क्या था स्टूडेंट के? इससे दो फ़ायदे हैं. एक तो हेल्थ अच्छी होगी और बच्चों का जो एनरोलमेंट है वो स्कूल में वो बढ़ेगा. हेल्थ कैसे अच्छी होगी? क्योंकि गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बच्चों की हेल्थ अच्छी करना, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है. तो एक तो जो गरीब बच्चे हैं जो एक तो वो स्कूल में आएंगे खाने के लालच में, दूसरा उनकी हेल्थ अच्छी होगी क्योंकि उनको मिड डे मील मिलेगा यानी लंच मिलेगा दोपहर का. तो इससे उन दोनों फ़ायदे हैं, स्कूल भी आएंगे और उनकी हेल्थ भी अच्छी होगी. तो ये बहुत बेनिफिशियल स्कीम चलाई थी और बहुत ही अच्छी स्कीम थी जिसका फ़ायदा हुआ मिड डे मील की जो स्कीम है. तो सर्व शिक्षा अभियान मिड डे मील स्कीम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड टू एनकरेज अटेंडेंस एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन. बच्चों को वहाँ रोकने के लिए चलाई गई थी. एंड इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशन स्टेटस, उनका जो न्यूट्रिशन लेवल है बच्चों के अंदर बढ़ाने के लिए. दिस पॉलिसीज कुड ऐड टू बी लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. इंडिया के अंदर लिटरेट पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए ये चलाई गई थी. द 12th प्लान एंडेवर टू रेज द कंट्रीज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो. अब ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो का मतलब क्या है कि एंड्रेव यानी ट्राई करना कि जरूर से जो हायर एजुकेशन है उसके अंदर जो बच्चे हैं उनकी ज़्यादा एनरोलमेंट हो. जो बच्चे हैं इस 10th 12th तक तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जो कॉलेज की जो एज वाले हैं वहाँ पे भी बच्चों की एजुकेशन कंप्लीट हो सके और वो पढ़ सकें. तो 18 to 23 ईयर को 225.2 बाय 2017-18 में इतनी थी कि भाई 18 से 23 ईयर से क्या कर दी गई 25.2%. यानी अगर एज ग्रुप पहले 18-23 थी वो 25 कर दी. एंड ये कहाँ पहुँच गई? इसका टारगेट 30% तक के इसको हम 25.2% को 30% तक बढ़ाया जा सके. दैट मीन्स जो बच्चों की जो इस एज के बच्चे हैं वो पहले 25.2 तक एजुकेशन में एनरोल थे, लेकिन अब 30% यानी कहीं ना कहीं उनका टारगेट 30 तक है कि और भी ज़्यादा ये फैसिलिटीज़ बढ़ाई जा सकें ताकि बच्चों को हायर एजुकेशन के बाद की जो
एजुकेशन है वो मिल सके, विच वुड बी ब्रॉडली इन द लाइन विद द वर्ल्ड एवरेज, और वर्ल्ड एवरेज के अंदर ये लाइन इंक्रीज हो सके। द स्ट्रेटेजी फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग एसेस क्वालिटी, और इसके अंदर फोकस किया गया किस तरीके से बच्चों के अंदर ये क्वालिटी डाली जाए, उनकी पहुंच में हो सारी चीज़ें और इंक्रीज़ की जाए। एंड एडप्शंस ऑफ स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम मॉडिफिकेशन, एंड दैट मीन्स जो बच्चे कॉलेज में पढ़ें तो वो स्टेट की फैसिलिटीज़ उनको मिल सके, यानी जिस स्टेट में रहते हैं उस लैंग्वेज पे वो सारी चीज़ें वो उनको करिकुलम में मिल सकें। वोकेशनलाइजेशन होना चाहिए ताकि उनको कुछ स्किल आ सके, नॉलेज मिल सके ऑक्यूपेशंस की। एंड नेटवर्किंग ऑन द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी उनको समझाई जा सके ताकि वो ग्रो कर सकें। द प्लान ऑल्सो फोकसेज ऑन द डिस्टेंस एजुकेशन एंड कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल, फॉर्मल और नॉन फॉर्मल का जो मिक्सअप होता है वो कन्वर्जेंस करके किया जा सके, यानी प्राइवेट और डिस्टेंस एजुकेशन है उसको भी बढ़ावा दिया जा सके। डिस्टेंस एंड आईटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इंक्रीज़ किया जाए। एंड ओवर द 50 ईयर्स देयर, अगर हम 50 सालों की बात करें, देयर यहाँ पे जो इन्होंने बोला है, देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ द हायर लर्निंग इन स्पेशलाइज एरिया। अभी पहले से अगर हम 50 ईयर्स का रिकॉर्ड उठा के देखें तो पहले से बहुत नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटी इंक्रीज़ हुई हैं, इंस्टीट्यूशन इंक्रीज़ हुए हैं, हायर लर्निंग स्पेशलाइज एरिया में बढ़ी है। यानी कितनी ये देखने वाली बात है कि हाँ, अगर हम ऐसे ही स्टैंडर्ड वाइज अपने इंस्टीट्यूशन बढ़ाते हैं, कॉलेज बढ़ाते हैं, तो कितने बच्चों की एजुकेशन से डेवलप होगा। एंड लेट अस रीड द टेबल ऑफ द टू सी द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़, एनरोलमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड रिक्रूटमेंट ऑफ द टीचर्स फ्रॉम 1951 टू 2015 एंड 16। अगर हम टेबल को देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कितने टीचर्स की भर्ती हुई है और कितने कॉलेज और यूनिवर्सिटी खुले हैं, उनकी उसमें स्टूडेंट्स और टीचर्स का जो एनरोलमेंट है वो हुआ है। तो ये तो स्टूडेंट आज हमने पढ़ा था कि एजुकेशन की क्या वैल्यू है और किस तरीके से है। अब नेक्स्ट में हम हेल्थ के पढ़ेंगे। जैसे कि ये देख सकते हैं आप, हायर एजुकेशन यानी एनरोलमेंट फैकल्टी है, यानी कॉलेजेस कितने पहले थे कितने इंक्रीज़ हुए हैं, नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ कितनी इंक्रीज़ हुई हैं, स्टूडेंट्स कितने पहले से इंक्रीज़ हुए हैं, और टीचर्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ में पहले से कितने ज़्यादा रिक्रूटमेंट हुई हैं, उनकी भरी हैं। तो ये सारे जो यूजीसी ये एनुअल रिपोर्ट बताइए उसके अकॉर्डिंग ये स्टेटस दिखाए गए हैं एजुकेशन के। एनुअल रिपोर्ट दिखाई गई है 2017 और 18 की के इस तरीके से डेवलप किया है। तो दैट मीन्स एजुकेशन पे पहले से ज़्यादा ध्यान दिया गया है और देना भी चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि क्या होता है एजुकेशन ही क्या है हमारा आने वाली जो पॉपुलेशन है उसके जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हेल्थ पे और एजुकेशन पे, इसका मतलब वो एक कंट्री डेवलपमेंट कंट्री में आ सकती है। थैंक यू।